वेलकम टू मिशन झार गुरु। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जेएसएससी सीजीएल मेंस पेपर, जिसमें नागपुरी से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी स्टूडेंट्स नागपुरी चूज किए हैं क्षेत्रीय भाषा के रूप में, वो नागपुरी लोक साहित्य का तैयारी ज़रूर करेंगे। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और कुछ क्वेश्चंस चुने गए हैं, जो कि पिछला एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं कहीं कहीं से क्वेश्चन। तो उसी के आधार पर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये नागपुरी लोक साहित्य, लोक कथा इत्यादि से निकाले गए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो चलिए डिस्कस करते हैं नागपुरी लोक साहित्य। फर्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर गियर्सन के अनुसार नागपुरी को किसकी एक उपबोली माना गया है? तो डॉक्टर गियर्सन एक बहुत ही बड़े कवि हैं, लेखक हैं। तो नागपुरी को उन्होंने किसकी एक उपबोली माना है? तो ये भोजपुरी की उपबोली माना है। क्वेश्चन 2, नागपुरी लोक साहित्य का रचनाकार कौन है? तो नागपुरी लोक साहित्य जो एसएससी सीजीएल के लिए पढ़ना है स्टूडेंट्स को, तो ये डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लिखा गया है। थर्ड क्वेश्चन, नागपुरी मागधी अपभ्रंश भाषा है और इसका प्रयोग झारखंड के बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ आदि जगहों पर बोली जाती है। तो ये पॉइंट है, आपको याद रखना है कि ये एक मागधी अपभ्रंश भाषा है नागपुरी, और इसका प्रयोग झारखंड के अलावे भी बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इत्यादि जगहों पर बोली जाती है। नेक्स्ट, 5 परगना, जो झारखंड रांची के जस्ट बगल में 5 परगना है, जो कि सिल्ली, सोनाहातू, राहे, बुंडू, तमाड़, ये पांचों परगना को मिला करके 5 परगना बनता है, और जिसमें नागपुरी बोली जाती है, लेकिन उस नागपुरी को अलग नाम दिया गया है, तो वो है 5 परगनिया। नेक्स्ट, लैंग्वेज हैंडबुक सदानी, तो ये सदानी लैंग्वेज के लिए है। ये लैंग्वेज हैंडबुक सदानी किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये रेयर एंड फ्लोर इनके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, नागपुरी के अन्य नाम, तो नागपुरी को अन्य कई नामों से जाना जाता है, खास करके रांची, पलामू इत्यादि जगहों पर, लोहरदगा, गुमला, तो इनको गंवारी बोला जाता है, सदानी बोला जाता है, सादरी बोला जाता है, और भी नामों से जाना जाता है। तो आप इनको याद रखेंगे। और इनको दिक्कू काजी के नाम से भी पुकारा जाता है नागपुरी भाषा को। नेक्स्ट पॉइंट, नागपुरी भाषा की लिपि, ये जो एग्ज़ाम होगा या फिर कहीं पे भी नागपुरी भाषा लिखी जाती है, तो पहले लिखी जाती थी वो कैथी भाषा में लिखी जाती थी, लेकिन अब स्पेशल देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो कि हिंदी का भी है। नेक्स्ट, नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर, तो ये पहला व्याकरण है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और इनको लिखे थे E.H. विटली। नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर। फर्स्ट, ग्रामर। नेक्स्ट पॉइंट, नागपुरी भाषा लगभग 2000 वर्ष पुरानी है। प्रथम नागवंशी राजा फनी मुकुटराय, प्रथम शताब्दी, यानी कि नागपुरी भाषा आज से लगभग 2000 साल पहली शताब्दी से बोली जा रही है। और ऐसा माना जाता है कि जो पहले नागवंशी राजा थे फनी मुकुटराय, उस समय से हमारा झारखंड में नागपुरी बोली जाती है। नेक्स्ट, गीत गाँव की संपत्ति है, यह एक टर्म है, तो इनको किसने कहा था? तो गीत गाँव की संपत्ति है, तो ये राम नरेश त्रिपाठी, जो कि लोक साहित्य में बहुत ही अहम भूमिका है इनका, राम नरेश त्रिपाठी का। तो इन्होंने कहा है गीत गाँव की संपत्ति है। नेक्स्ट, लोक साहित्य का क्षेत्र बहुत ही व्यापक एवं विस्तृत है, तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए मैंने इसको चुना है कि लोक साहित्य का क्षेत्र बहुत ही व्यापक एवं विस्तृत है। यहाँ पे कहीं ऑप्शन में था सरल एवं विस्तृत, तो इस तरह से ऑप्शन कुछ अटपटा सा दिया हुआ था, लेकिन व्यापक है और विस्तृत है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, गुणाढ़ की बृहत कथा और सोमदेव का कथा सरित सागर में भी लोक कथा का वर्णन किया गया है। तो सोमदेव का कथा सरित सागर, ये पूछा जा सकता है कि लोक कथा का
जिक्र या वर्णन किस में है? तो गुणाढ़ का बृहत कथा में और सोमदेव का कथा सरित सागर में। नेक्स्ट, कुंदन लाल उप्रेती के अनुसार लोक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 भागों में बांटा गया है। लोक साहित्य को 6 भागों में बांटा गया है। लोकगीत, लोक कथा, लोक कहानी, चुटकुले एवं कहावतें, पहेलियाँ, मंत्र। नेक्स्ट पॉइंट, राम नरेश त्रिपाठी लोक साहित्य को ग्राम साहित्य माने हैं। इनका ये पहले भी बताए हैं हम कि लोक साहित्य को ग्राम साहित्य या गांव की संपत्ति माना गया है, वो राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा। नेक्स्ट, नागपुरी साहित्य की 2 धारा हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य। नागपुरी साहित्य की 2 धाराएं हैं, लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य। नेक्स्ट पॉइंट, लोक साहित्य क्या है? तो लोक साहित्य मौखिक परंपरा से प्राप्त एवं अलिखित परंपरा साहित्य है और यह दीर्घकाल से यानी लंबे समय से स्मृति के बल पर चले आते हुए एक गीत है, कथा है और इसी को लोक साहित्य कहा जाता है। और शिष्ट साहित्य क्या है? तो शिष्ट साहित्य ये लिखित है, सुशिक्षित, सुसंस्कृत, लिपिबद्ध है। तो शिष्ट साहित्य और लोक साहित्य में अंतर ये है कि वो मौखिक है और ये लिखित है, और वो अलिखित है लेकिन ये लिखित है। वो दीर्घकाल से स्मृति के बल पर चला आ रहा है और ये भी दीर्घकाल से चला आ रहा है, लेकिन ये सुशिक्षित है, सुसंस्कृत है, लिपिबद्ध है और उसका कोई लिपिबद्ध या लिखित साहित्य नहीं मिलता है। नेक्स्ट, नागपुरी शिष्ट साहित्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो श्रवण कुमार गोस्वामी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लेखक लिखे हैं नागपुरी शिष्ट साहित्य बुक। नेक्स्ट, ई बछरक रौद और भूख, बहुत इंपॉर्टेंट कविता है। इनको कौन लिखे हैं? तो स्वर्गीय पीटर शांति नौरंगी ने। तो ई बछरक रौद और भूख, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, बड़ घरक बेटी पुतौ गोछ गोछ चूल रे, मोछड़ी बांधिलो खोसा, उड़े गेंदा फूल रे, ये बंगला गोलवारी लुझरी का है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जब ये स्टांजा दे देगा, ये 2 लाइन लिख देगा और बोलेगा कि ये किससे संबंधित है, तो ये है बंगला गोलवारी लुझरी का है। और कृष्ण बाल लीला, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये कविता है और ये धनीराम बख्शी के द्वारा लिखा गया है, कृष्ण बाल लीला। नेक्स्ट, छोटा नागपुर की धरती को रत्न गर्भा भी बोला जाता है। ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें कई सारे मिनरल्स, खनिज का भंडार है, इसीलिए हम लोग छोटा नागपुर की धरती को रत्न। नेक्स्ट, शरद चंद्र राय के द्वारा मुंडाओं नेक्स्ट, शरद चंद्र राय के अनुसार मुंडाओं का जो आगमन माना जाता है वो 5वीं सदी ईसा पूर्व से माना जाता है। ईसा पूर्व से यानी आज से 2500 साल पहले मुंडाओं का हमारे झारखंड में आगमन हुआ था। ये शरद चंद्र राय के अनुसार है। यदि जितना भी यहाँ पर जितना भी लिया गया है दोस्तों, ये सभी लोक साहित्य पुस्तक से लिया गया है, तो ये फैक्ट्स हैं और आप इनको, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा चाहे वो जो भी हो। उरांव का छोटा नागपुर प्रवेश कब हुआ था? तो छोटा नागपुर प्रवेश 1206 ईस्वी में हुआ था, जब 1206 में बख्तियार खिलजी वंश चल रहा था और उस समय गौड़ अभियान के दौरान उरांव का छोटा नागपुर प्रवेश हुआ था। नेक्स्ट, मुसलमान का भी लगभग इसी समय यहाँ आगमन हुआ था। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि असुर मुसलमान जो यहाँ की जनजाति सदानी है वो बहुत पहले से यहाँ पर है, लेकिन इस बुक में ये दिया गया है। नेक्स्ट, पिठोरिया में मदरा मुंडा का किला था, और मदरा मुंडा के नाम से आप जान सकते हैं क्योंकि ये नागवंशी राजा जो पहले राजा थे फनी मुकुट राय, उनसे भी पहले के मदरा मुंडा थे। यहीं से शुरुआत होता है नागवंशी शासन व्यवस्था। और जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ठाकुर एनी शाह, जो कि नागवंशी राजा के 50वें राजा थे। और करम पूजा, नेक्स्ट पॉइंट,
करम पूजा जो होता है वो भादो एकादशी में मनाया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, करम की डाली को पूजा किया जाता है। और जितिया पूजा जो होता है वो पुत्र की मंगल कामना के लिए मनाया जाता है और पीपल की डाली को पूजा जाता है। फिर बेलपत्ता का पूजा क्यों किया जाता है, तो चेचक को दूर करने के लिए ऐसा माना गया है कि इससे शीतला माता दूर हो जाते हैं और ये शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। देवउठान क्यों मनाया जाता है, तो देवउठान से हम लोगों का खेती बाड़ी या उसी समय से कृषि संबंधी कार्य शुरू किए जाते हैं और ये कार्तिक नवमी से शुरू होता है। और देवउठान का मेला भी लगता है कई एक जगहों पर। और खेती का प्रारंभ एक्चुअली चैत माह से माना गया है, चैत माह से खेती शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है जयमुरत परी। ये लोक साहित्य में एक कथा है जिसको परी कथा कहा गया है। ये एक परी का ही कथा है। दुसुट भेड़ा, ये पशु पक्षी संबंधी कथा है। कथा भी कई एक प्रकार का होता है, जिसमें से ये पशु संबंधी कथा है दुसुट भेड़ा। और जयमुरत परी कथा है। हंसराज घोड़ा और मुखबोलता हीरामंत होता, ये साहसिक कथा है जिसमें साहस बताया गया है। मैना और बूट जो कि बाल कथा है। नेक्स्ट नागपुरी लोक कथा का विशेषता को 8 भागों में बांटा गया है और ये कृष्णदेव उपाध्याय ने इन्हें बांटा है। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि नागपुरी लोक कथा की विशेषता के कितने भाग होते हैं, तो ये 8 भाग होते हैं, 8 भागों में बांटा गया है। प्रेम का अभिन्न पुट, अश्लील श्रृंगार का अभाव, मनुष्यों की मूल प्रवृत्तियों से निरंतर साहचर्य, मंगल कामना की भावना, संयोग में कथाओं का अंत, रहस्य, रोमांच एवं अलौकिकता की प्रधानता, उत्सुकता की भावना, वर्णन की स्वाभाविकता प्रधानता होती है। रोमांच भी देखने को मिलता है नागपुरी लोक कथा में, और रहस्य छुपा हुआ होता है, और उत्सुकता की भावना, जानने की उत्सुकता बहुत ज़्यादा होती है, और वर्णन की भी स्वाभाविकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट, नागपुरी लोक कथा की शैली व्यवहारिक होती है और इसमें गद्य और पद्य का मिश्रण होता है। तो इसमें व्यवहारिक शैली होता है नागपुरी लोक कथा में। और एक पॉइंट, नागपुरी लोकगीत तो स्वतः जन्मा है। ये कहाँ पर है, ये किस बुक पर लिखा गया है, तो ये इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में बताया गया है। और इसमें एक चीज़ और बताया गया है कि आदि मानव के उल्लासमय संगीत को ही लोकगीत कहा जाता है, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। नेक्स्ट है कि सोहर गीत कब गाया जाता है, तो सोहर गीत पुत्र जन्म के समय गाया जाता है। और अग्रणी जो है ये गर्भवती स्त्री विषय से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुष्ठानिक लोकगीत किसको कहा जाता है, तो अनुष्ठान के समय में, यानी कि किसी का जन्म हो, विवाह हो, मरण के अवसर पर अनुष्ठानिक लोकगीत गाए जाते हैं। और संस्कार संबंधी लोकगीत कब गाए जाते हैं, तो ये पुत्र जन्म, विवाह, गौना इत्यादि के समय संस्कार संबंधी गीत गाए जाते हैं। ऋतु संबंधी, कोई भी ऋतु से जुड़ी हुई होती है, जैसे कि होली, दीपावली, 12 मासा इत्यादि। नेक्स्ट, व्रत संबंधी गीत जो कि धरती पूजा, सरहुल, कर्मा, जितिया, देवउठान, इसमें व्रत रखी जाती है, इसीलिए इसको व्रत संबंधी गीत कहा जाता है। और नागपुरी में सोहर को झंझाइन भी कहा जाता है, सोहर को झंझाइन भी कहते हैं। मौके आइयो ना बेचबे, इसके आगे और 4 लाइन है। तो ये एक बाल विवाह गीत है। इसमें बच्ची जो होती है वो कहती है कि हमें छोटे समय में शादी मत कर देना, इस तरह से नागपुरी में कहा गया है। तो ये बाल विवाह गीत है। नेक्स्ट पॉइंट, पुरुषों द्वारा गाए जाने वाले नागपुरी लोकगीत क्या क्या है, तो ये है झूमर है, खेमटा है, लहसुआ, पावस, फगुआ, उदासी, गोलवारी इत्यादि। और कुछ जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों के द्वारा ही गाए जाते हैं, जैसे कि सोहर, झूमर, डमकच, अंगनई, विवाह गीत और लोरी गीत, झंझाइन। और सावन ऋतु को गीतों का ऋतु भी कहा जाता है, क्योंकि सावन में बहुत ज़्यादा गीत गाया जाता है।
पानी आते रहता है, बारिश होते रहती है और गीत गाया जाता है। बहुरा पर्व संतान प्राप्ति के लिए है और ये भादो महीने में गाया जाता है। सोहराय पर्व जो होता है वो लक्ष्मी पूजा से संबंधित है, जिसमें जानवरों की पूजा की जाती है। जनानी झूमर को अंगनई कहा जाता है, जनानी झूमर अंगनई। रस से भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो मैं भी उसको चुन लिया हूँ यहाँ पर। तो रसों के आधार पर गीतों का विभाजन किया गया है, वो 4 होते हैं: रस, वीर रस, श्रृंगार